सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान, और उसके बाद उन्होंने जो दावा, आपको क्या लगता है कि राइट डिसीजन है उनका दावत देना, क्योंकि वो तो खुद हुकूमत का हिस्सा तो बन नहीं रहे मौलाना फजल रहमान? मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी दो टोक गुफ्तगू की है, खुला उन्होंने अपना माफी ज़मीर भी बयान कर दिया, हाउ ही फील्स अबाउट दीज इलेक्शंस, और साथ ही अपने ऑप्शंस भी जो है वो खुले ओपन कर दिए हैं। पहली बात तो ये है कि जी वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर रहे हैं। जी, तो इलेक्शन के ऊपर तो भी सभी पार्टियों की रिजर्वेशंस हैं। आप देखें, पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी धांधली हुई है, हाँ जी, नून लीग भी कह रही है जी हमारे कैंडिडेट्स को धांधली से हराया गया है, पीटीआई भी कह रही है वो ये तो धांधला इलेक्शन है, धांधली भी नहीं है। लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन अपने नताइज पे अड़ा हुआ है, बल्कि ऐंठा हुआ है, नोटिफिकेशन सो मच सो कि जो लोगों ने उज़रदारियाँ भी की हुई थी उनके जल्दी फैसले करके उन्होंने जो सारे नोटिफिकेशंस हैं वो जारी कर दिए। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से रिजल्ट मुकम्मल कर दिया है। एक आधी शायद सीट रह गई है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, और उसका भी फैसला जो है वो जल्दी होता दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये तस्लीम करने और मानने पर तैयार नहीं है कि उनकी नाक के नीचे कोई धांधली हुई है। इसको हमने जिस तरह से इंटरप्रेट किया था वो थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं अपने नाज़रीन के लिए। हमने कहा था ये कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो वोट डालने का अमल है, उसमें यकीनी तौर पर कोई धांधली नहीं हुई। ये हमने पहले भी कहा था, कल भी कहा था, परसों भी कहा था। तो फिर कहाँ हुई है? फिर वो फॉर्म 45 से शुरू होने वाली बात फॉर्म 47 तक पहुँचते जो भी हुआ है, अगर हुआ है तो वो इस बीच में है। लेकिन मौलाना साहब का बयान 9 मई का बयानिया दफन हो जाता है, अभी मैं उसी तरफ बिल्कुल उसी तरफ में आ रहा हूँ। अब उनके इस मौक़िफ़ में वज़न तो बहुत है, आप इसको उठा के फेंक नहीं सकते, दरगुजर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए कि वो लोग जिनके ऊपर नामजद पर्चे हैं, जो या मुकदमा भुगत रहे हैं, या जेल में हैं, या मफरूर हैं, या छुपे हुए हैं, उनको अगर आपने इलेक्शन लड़ने दिया है, नाम भी अभी शेयर कर लेते हैं हम उन लोगों के, तो मौलाना साहब की तो बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है। वो कहते हैं जी फिर आप वो 9 मई वाला जो हम भी कहा करते थे कि गठड़ी उठा के कोई जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, वो थीसिस वो कहते हैं फिर आपका दफन हो रहा है। अगर वो लोग जिनके ऊपर नामजद पर्चे हैं, जिन्होंने दिफाई तनसीबात पर हमले किए, वो इलेक्शन लड़ेंगे भी, असम्बलियों में भी आएंगे, वजीर भी बनेंगे, वजीर अल्लाह भी बनेंगे, तो गुड नोइंग यू वाली बात है। और ये कल अली अमीन गंडापुर की जब हुई है, नोटिफिकेशन आया है, तब आपने भी ये बात कही थी। हाँ, उनका ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को बड़े खुले अंदाज में कहना चाहिए कि जी इंतखाबात जो है वो ठीक नहीं हुए। राइट, इसमें छुपा हुआ मुतालबा ये है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर हम समझेंगे कि 9 मई इज गॉन। ये जिस्मों और जहनों की लड़ाई मुझे समझ नहीं आई, मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब का ख्याल ये है कि इलेक्शन जो सियासी जमातें लड़ती हैं वो नज़रियाती जमातें होती हैं, उनका कोई ना कोई नज़रिया होता है। वो कह रहे हैं कि कल्ट में सिर्फ लोगों के ज़हनों पर कब्जा किया जाता है। राइट, और आपको पता है कि भाई अंधी तकलीद जो है ये भी बहुत खौफनाक हो जाती है बाज़ औक़ात। एनीवे, मौलाना ने और भी 2-4 कड़ी बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब आप बजाय इक़्तिदार की तरफ जाने के हमारे साथ आके अपोजिशन में आए। असूली तौर पर हमने जितने भी लोगों से गुफ्तगू की, जितने भी जो तजिया निगार हैं, जो हमारे पैनल के ऊपर थे, आपको याद है एक बड़ी तादाद हमारे साथ पैनलिस्ट उसके बाद ही तो गले का ये हाल है। उन सब का ख्याल ये था कि जी इन्हें इन हालात में हुकूमत लेने की बजाय अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। और पीटीआई इंडिपेंडेंस की अब इसके ऊपर मौलाना साहब का एक लंबा चौड़ा मौक़िफ़ है, वो वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, इसलिए हम सारा तो बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका ख्याल ये है कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस किस्म की सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की है, जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, उसमें पीटीआई को चाहिए ये मौका देना चाहिए था कि वो हुकूमत करे और हम अपोजिशन में बैठ के फिर जो करेंगे वो जाहिर है पता चलेगा। IMF से मुआहदे में जाना पड़ेगा। अगर पीटीआई जाएगी तो फिर खड़ी कहाँ होगी, कैसे फेस करेगी उन लोगों को जिनको उन्होंने कहा कि जी IMF से मुआहदा करके मुल्क का सौदा कर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है, मौलाना साहब जो है वो देखें, वो यानी इक़्तिदार के खिलाड़ी तो मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन उनको बैलेंस करने का फ़न बहुत आता है। वो उनको हालात की नज़ाकत से फ़ायदा उठाना जो है, या उसको अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लॉइट करने का फ़न वो जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और शख्स जिसकी अगर हमने तारीफ़ न की तो वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। मुझे लगता है जरदारी साहब की वो तारीफ है करने लगे। आसफ अली जरदारी साहब, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ वो बोले और जिस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ को
आपको याद होगा उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 माह कबल कहा था कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल ठीक। आप ये देखें कि किस कमाल तरीके से उन्होंने नहीं बनने दिया उनको, वो खुद ही बैक फुट पर चले गए। उनके वज़ीर आज़म ना बनने के बारे में इरफान सिद्दीकी साहब का एक बयान है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रा जरदारी साहब को कॉम्प्लीमेंट पेश करने पर हम मजबूर है। वो जो कहा जाता था, और मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने ये और तरह से खान साहब, महात्मा खान साहब जो है उनकी ज़बान से भी सुना था कि एक जरदारी सब पर भारी। हाँ। वो भारी को किसी और लफ्ज़ से बदल देते थे, लेकिन ये कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मैं जब चाहूँ हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ सकता हूँ। अब सबसे फायदे में पीपल्स पार्टी है। करेक्ट। आप ये देखिए कि वफाक में उनकी सीटें सिर्फ 54 हैं, पंजाब में उनकी सीटें सिर्फ 4 है। यस। लेकिन इस वक्त जो शख्स डिक्टेट करा रहा है उसका नाम भी आसिफ अली जरदारी है। एक अच्छी बात ये हुई है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, बड़े करख्त और तल्ख जुमले वो जो बोल रहे थे, उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है। वो बैक फुट पर चले गए हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है ये कहना कि इज़ गॉन ऑन द बैक फुट, ना ऑन द फ्रंट फुट खेल रहे हैं जरदारी साहब। और जरदारी साहब हैं इस काम के बहुत बड़े मास्टर। मतलब काबीना में वो नहीं आ रहे। फिर मैं अर्ज़ करूँ आपसे, मैं काबीना तक पहुँच रहा हूँ। हम ज़रा रिकॉल करते हैं कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे पहले 2008 के बाद से 13 वाली असम्बली में, जी। एक तो वो ये दावा करते हैं कि मैंने एक फौजी डिक्टेटर की छुट्टी कराई। बिल्कुल ठीक है, ये इसमें ये क्रेडिट आप उनसे नहीं ले सकते, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बलोचों से माफ़ी मांगी थी, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था एक दफ़ा, और आपको फिर। दूसरी बात ये है कि वो 18वीं तरमीम जो है वो भी पास वही करवा सकते थे और उन्हीं के दौर में हो सकती थी वो, वरना कभी ना होती। ये जो सूबाई खुदमुख्तारी अब मिल गई है, इसके लिए पिछले 60-65 साल से जद्दोजहद जारी थी, किसी ने नहीं होने दिया जो इनके दौर में हो गया। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो अब सदर बन गए तो पिछली मरतबा की तरह, तब तो खैर वज़ीर आज़म उनका था, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तमाम बड़े फैसले जो हैं वो प्रेसिडेंट हाउस में होते थे। अब अगर वो सदर बनते हैं तो पावर सेंटर जो है वो एक मरतबा फिर ईवान सदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर काम करने से पहले, चाहे वो लॉ पास कराना है, चाहे बजट पास कराना है, चाहे अमेंडमेंट्स करनी है, उनको उनकी आशीर्वाद चाहिए होगी। और जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको सदर साहब के पास जाके और उनके साहबजादे के पास जाके ऑलमोस्ट बैगिंग करना पड़ेगी कि जनाब ये हमारा मरहला जो है ये आप पार करा दें। और जरदारी साहब जो है यकीनी तौर पे उसमें उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन उस मदद करने का क्या मतलब है वो मेरे ख्याल से किसी को बयान करने की ज़रूरत नहीं है।